हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मीन्स एक अलग सीरीज एक टाइप की आप समझ सकते हो बनने वाली है, जो कि मतलब अभी तक मैंने शायद एक बार भी नहीं पढ़ा है पूरा। मतलब 108 लेक्चर अप्रॉक्स डीएस के मैं ले चुका हूँ, और ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला टॉपिक। तो आप समझ सकते हो कौन सा ऐसा टॉपिक, अगर आप पढ़ रहे हैं शुरू से और आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा। तो वैसे डीएस में तो मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, बट कोडिंग कॉन्सेप्ट जो है उनमें मैंने थोड़ा रखा था, जिसका नाम है डीबी। ठीक। डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो छूटे हुए हैं, वो हम लोग कवर करेंगे कोडिंग के लिए। ठीक है। कोई अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें अलग अलग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कॉमन मिलेंगे आपको, जिन कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। वो चीजें अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। यही एक्चुअल में कोडिंग हमारे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ना ही ज्यादातर ग्राफ से ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं पूछा जाए, पूछा ही नहीं जाएगा। बट मोस्टली जो है छोटी जो कंपनीज हैं, वो इन्हीं जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं टॉपिक से पूछेंगे क्वेश्चन। और वैसे भी लिंक लिस्ट है, जैसे कि इससे भी ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्री से बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। बट फ्रेशर्स हो, अगर आप फ्रेशर्स के लिए ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं कि ट्री, ये बाइनरी ट्री क्या होता है, ये ठीक है, या बी ट्री क्या होता है, हीप क्या होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, डीपी हम लोग है क्या एक्चुअली। बहुत से लोग डीपी से प्रॉब्लम से समझ में नहीं आता है, बहुत डरते हैं कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, ये ठीक वो है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आप आज जब पहले ही लेक्चर लेंगे, काफी आपको फेमिलियर लगने, बहुत इजी लगने लगेगा। लेकिन अब दो तीन इतने सारे हम लोग प्रॉब्लम इसमें पढ़ेंगे, और क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं फेमस पूछे जाते हैं, जो मैंने भी अपनी जो भी एक्सपीरियंस में क्वेश्चन देखे हुए हैं इंटरव्यू में, तो अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हो जाने होने वाली है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारा होता क्या है, और हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज करना होता है, कब कैसे सोचे, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे मिलती है और मुझे खुद से सोचना पड़ता है कि क्या हम यहाँ पे डीपी यूज कर सकते हैं या कुछ और यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़, हाँ ये सही है कि वो चीज़ फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। ठीक। लेकिन है बहुत इजी। अब सिंपल सा है अप्रोच, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है और आपको लगता है ये रिकर्सन के थ्रू काफी इजीली सॉल्व हो जा रही है। ठीक। रिकर्सन के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो रही है, तो आपको अगर लगता है कि अगर मैनुअल को ऐसे कोड लिखो कि लूप क्या कहते हैं, विदाउट रिकर्सन इटरेटिव फॉर्मेट में, तो आपको लगता है काफी डिफिकल्ट हो रहा है, बट रिकर्सन के थ्रू काफी इजी हो जा रहा है सॉल्व होना, या कोई प्रॉब्लम रिकर्सन के थ्रू भी सॉल्व हो रही है, इटरेटिव के थ्रू भी सॉल्व हो रही है। ठीक है। तो अगर रिकर्सन के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, और उसमें फिर आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, थोड़ा मैनुअल आपको उसका रिकर्सिव जो रिकर्सिव इटरेशन होते हैं, वो आपको मैनुअली थोड़े देखने पड़ेंगे। ठीक है। कि इसमें कौन कौन से स्टेप चल रहे हैं, कौन कौन सी कॉलिंग हो रही है। मान लो कोई एक फंक्शन दिया जाता है इस तरीके से कि आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस तरीके से कोई रिकर्सन आपका आता है। ठीक। एक वैल्यू एन वैल्यू के साथ मान के चलते हैं। ठीक। इसके बाद में आपका जो रिकर्सन होता है, बाई चांस कहीं पे दोबारा इस फंक्शन के अंदर से ही ऐसे रिकर्सन होता है। ठीक। एन का होता है, और मान लो ऐसे करके हो जाता है कहीं पे, एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल में, कि अभी सिंगल पैरामीटर है चूंकि, तो हो सकता है ऐसा करके हो, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन प्लस ऐसा करके एन एन माइनस टू। ठीक, ऐसा करके हो, इस तरीके की कॉलिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, दो अलग अलग तरीके की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक। एक तो हमारा एन माइनस वन जाएगा, एन माइनस टू इसमें जाएगा, तो इस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है, एन को चेंज हम लोग कर रहे हैं। ठीक। या हमारा ऐसा भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, एफ एन मान लो है, और यहाँ पे हमारा
एफ एन माइनस वन ऐसे करके कॉल होगा इसी के अंदर। तो यानी कि एन जो हमारा है पैरामीटर है, ये हमारा कैसे हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। एन पहले हमारा एन मान लो 5 था, फिर हमारा दोबारा कॉल जाएगा ये 4 के थ्रू, फिर 3 के थ्रू, फिर 2, फिर 1 ऐसा करके जाएगा, है ना। बट श्योर है कि यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन होगी, वो अभी मुझे नहीं ले मतलब है उससे। तो इस तरीके से हो सकता है, या आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मान के चलते हैं कि एफ कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में है मान लो, और यहाँ पे हमारा रो है, यहाँ पे कॉल है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इस तरीके से कॉल हो रहा है, एफ मैक्स रो माइनस वन कॉमा कॉल, ये मैट्रिक्स है सर, मैक्स नहीं है, ठीक। या हम यहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मैक्स मेथड हो और यहाँ से ये हो, एफ मैट्रिक्स रो और कॉल माइनस वन, इस तरीके से हो रहा हो, ठीक। ऐसे भी कॉलिंग हो सकती है कहीं पे भी, कि एक बार रो को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर हम दूसरी बार कॉलम को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जा रहा है, यानी कि रो और कॉलम दोनों दो वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंगल वेरिएबल था जो चेंज हो रहा था, यहाँ पे दो वेरिएबल चेंज हो रहा है। या हो सकता है यहाँ पे ऐसे ही तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं जो बार रिकर्सन के थ्रू ये दोनों पैरामीटर्स जो है चेंज हो रहे थे। तो यानी कि जो वैल्यू इसमें से कैलकुलेट हो रही है वो दोनों पे डिपेंडेंट करती है, ठीक। यहाँ पे जो रिजल्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो इस पे डिपेंडेंट करता है, इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी रिजल्ट आ रहा है, मान लो एफ एन का वैल्यू एक बार निकल रिटर्न में कुछ हम निकाल के दे रहे हैं, एन बराबर वन पे हम रिटर्न करके दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेस कंडीशन तो होगी कोई, एफ एन बराबर वन पे कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है। इसी प्रकार एन अगर जब फिर दो भी आ सकता है तो दो पे कोई वैल्यू रिटर्न होगी, एन बराबर टू पे कुछ रिटर्न होगी, इसी प्रकार एन बराबर थ्री पे भी रिटर्न होगी, ठीक। तो इसका मतलब जो एन के बेस पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये वैल्यू जो हमारी है एन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एन पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बार बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो रही है। तो अगर ऐसा होता है कि एन की वैल्यू बार एक बार हमने कैलकुलेट कर ली, इस फंक्शन के थ्रू एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो हम जब इसके थ्रू जा रहे हैं तो हो सकता है फिर एन बराबर टू के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़े। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोर करके रख लेते हैं, एन की वैल्यू जो भी कैलकुलेट होती जा रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके अगर हम रखेंगे तो ये जो दोबारा कहीं पे यूज हो, अगर कोई कैलकुलेट होने जा रही है तो हम उसको कंप्यूटेशन अगर दोबारा हो रहा है तो वहाँ पे हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा एन बराबर टू एक बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कंप्यूट कर चुके हैं वैल्यू को, तो दोबारा अगर फिर से दूसरे फंक्शन के थ्रू, तो इस कॉल के थ्रू नहीं बट इस कॉल के थ्रू हो सकता है, दोबारा कॉल जाए और फिर से आपको ये मांग रहा हो एन की टू के लिए कैलकुलेट करने के लिए फिर से भेज रहा हो, ठीक। तो वहां पे हम रीयूज कर सकते हैं ये वैल्यू को पहले से कंप्यूटेड के फॉर्मेट में, कंप्यूटेड वैल्यू हमारी स्टोर्ड है कहीं पे। तो दूसरा यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हो कि यहाँ पे चूंकि हमारा एक है, रो और कॉलम दो वेरिएबल है, यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे तो सिंपल कैसे स्टोर कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे तो सिंपल एरे ले लेंगे हम, ठीक। एरे हमारा ये हो गया स्टोर करने के लिए, और जो भी है एन बराबर वन के लिए वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे कुछ, तो वन इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे, टू के लिए टू इंडेक्स पे, थ्री इंडेक्स पे, फोर इंडेक्स पे, ये जीरो इंडेक्स पे। तो एन बराबर टू पे मान लो कुछ वैल्यू को कैलकुलेट हो रही आ रही है, वन पे आ रही है मान लो वन ही आ रही है तो वन डाल देंगे, टू पे मान लो टू आ रही टू डाल देंगे, थ्री आ रही थ्री डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोर पे थ्री तो फाइव मान लो ऐसा करके फाइव आ रही तो फाइव डाल देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे पहले से अब दोबारा इस फंक्शन की भी दोबारा जरूरत होती है, एन वन मान लो थ्री का कैलकुलेट करने की जरूरत आती है तो इसी से पिक कर लेंगे, थ्री इंडेक्स पे जाएंगे उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, अब यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं, अभी हम एक वेरिएबल था तो यहाँ पे एन की वन पे वैल्यू में चाहिए होती तो इंडेक्स उसको ले लिया मैंने, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे टू डी टाइप का मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम ऐसे करके फॉर्मेट में टू डी टाइप का बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जीरो जीरो हो सकता है, ठीक, वन जीरो भी हो सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, या जीरो कॉमा टू भी हो सकता है, या वन कॉमा वन भी हो सकता है, इस तरीके से।
तो अगर 0 0 एक बार कैलकुलेट हो चुका है तो यहाँ पे वैल्यू 0 0 पे डाल देंगे, 0 1 2 3 3, ठीक है। तो 0 0 पे यहाँ पे हम कुछ वैल्यू मान लो, 0 0 पे 0 कैलकुलेट होके आई, 1 0 पे 1 और 0 पे हमारी 2 कैलकुलेट होके आई, ठीक है। 0 2 पे हमारी 0 2 पे हमारी 5 कैलकुलेट होके आई। ऐसा करके जो वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अब दोबारा से अगर फिर 1 0 की कैलकुलेट करने को यहाँ पे बोलता है तो हम अगर मान लो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू कुछ रखी है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है, तो उसको वैल्यू को हम टिक कर लेंगे वहाँ पे, रिटर्न मार देंगे फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग करते हैं मोस्टली। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, बाकी एग्जाम्पल पूरा फुल हम लोग एक बार समझेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज बताया आपको कि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। आपने कैशिंग कैश के बारे में भी सुना होगा थोड़ा बहुत, अगर एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो तो हो सकता नहीं सुना हो, बट कैश भी ऐसे ही लगभग वर्क करता है, ठीक है। वो हमारा एच जो रिक्वेस्ट होती है, एच रिक्वेस्ट होती है, मान लो बैक इस तरीके से हमारा कोई कस्टमर है, ठीक, बैक स्लैश आईडी 1 के लिए, आईडी कस्टमर आईडी 1 के लिए बार बार रिक्वेस्ट फेच कर रहा है। तो 1 के लिए अगर ये फेच कर रहा है, कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए होगा 1, कस्टमर 1 उसकी आईडी 1 है, तो हम 1 आईडी के लिए ऐसा करते हैं कि 1 आईडी के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक। कैशिंग में हम 0 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे हम कस्टमर का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करके रख लेंगे। अगर ऑलरेडी इसने फेच कर रखा है एक बार तो उसको यहीं से रिटर्न करवा देंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। कितना सिंपल सा है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, कैशिंग को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम, मतलब कैशिंग कहाँ पे, सॉरी कैशिंग में कह रहा हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब भी रिपीटेटिव कंप्यूटेशन, हमारा कंप्यूटेशन हो रहा है किसी भी फंक्शन पे, किसी वैल्यू के लिए बार बार कंप्यूटेशन हमें जरूरत पड़ रही है, तो उनको हम उसको हम क्या करेंगे, उनको रीयूज करने के लिए हम उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम ये, कोई जरूरी नहीं हम स्टोरी कर लेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी रिपीटेटिव कंप्यूटेशन हो रहा है हमारा रिकर्सन के थ्रू, तो उस पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपीटेटिव कंप्यूटेशन रिपीट हो रहा है, क्यों, ये जो हमारा है रिपीटेटिव कंप्यूटेशन हो रहा है किसी वैल्यू के लिए, है ना। ठीक, किसी वैल्यूज के लिए बार बार कंप्यूटेशन आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है इस रिकर्सन कॉल में। तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ डीपी का यूज कर सकते हैं। कौन, अब यहाँ पे डीपी हमने ये समझ लिया कि डीपी हम यूज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व हो रही है और रिकर्सन में बार बार किसी वैल्यू को रिपीटेटिवली हम उसको कंप्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इस समझ सकते हैं यहाँ पे डीपी हमें यूज करनी है। ठीक, ये क्लियर हो गया, हमें अब डीपी यूज करनी है। लेकिन हमें डीपी में कौन सा, डीपी में भी अप्रोचेज होती है, ठीक है। एक अप्रोच होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच, ठीक। टॉप डाउन, और एक होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच, ठीक। तो यहाँ पे अब कौन सा यूज करना है, अब टॉप डाउन क्या होता है और ये हमारा बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जो अभी बताया, जस्ट आपको बताया है कि इसको हम क्या करेंगे, मान लो ये फंक्शन की वैल्यू बार बार कैलकुलेट हो रही है, n-1, मान लो n आपने 5 पास किया था, तो इसके थ्रू भी 4 कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके थ्रू 3 के लिए कैलकुलेट, फिर 2 के लिए, अब यहाँ पे भी देखोगे तो n-2 यानी कि पहले 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, है ना। तो इस तरीके से कोई 3 2 1 यहाँ पे भी हो चुका, 3 2 1 यहाँ पे भी हो चुका कैलकुलेट। तो इसका मतलब एक बार हम जब यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, क्योंकि लेफ्ट पहले कॉल होगा, तो लेफ्ट के थ्रू हम कैलकुलेट कर ही चुके होंगे, तो इसके लिए भी रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि कॉल तो हम यहीं यहीं से शुरुआत कर रहे हैं बार बार, है ना। तो ये जो कैलकुलेट, इसका मतलब मैंने बोला कि हम जब भी 4 के लिए मान लो कैलकुलेट कर चुके तो 4 पे यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, 3 के लिए 3 डाल देंगे। अब जब ये दोबारा आएगा तो 3 की मांगेगा तो 3 इंडेक्स पे जाकर उठा के दे देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं टॉप डाउन, यानी कि हम कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं,
वो 5 हमारे पास नंबर आया, 4 के थ्रू हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, 4 का रिजल्ट आया, हमने स्टोर करवा दिया इंडेक्स में। 3 का रिजल्ट आया, 3 का स्टोर करवा दिया, 2 का आया, 2 का करवा दिया, ठीक है। फिर हमें 3 टॉप, क्योंकि हम यहाँ से टॉप से चल रहे हैं ना, कैलकुलेशन हमारा कहाँ से हो रहा है, टॉप से हो रहा है। 3 के लिए जब दोबारा गए तो 3 टॉप है, क्योंकि 5 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है ना, तो टॉप आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं ना, तो टॉप से हम जा रहे हैं 3। 3 के लिए हमें देखेंगे यहाँ मिल जाएगा वैल्यू, तो हम उसको रिटर्न मार देंगे यहीं पे कंडीशन लगा कर, ठीक है। 2 के लिए आएंगे, 2 को मिल जाएगा, रिटर्न मार देंगे, यानी कि हम टॉप से चल रहे हैं बॉटम पे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। जो हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं वैल्यू का, वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, तब हमने क्या आपको बोला, यहाँ पे स्टोर करने को बोला है ना, कैश करने को बोला, कैश करने को बोला यहाँ पे। तो कैश जो कर रहे हैं, यानी कि हम उसको क्या करें, कैश कर रहे हैं, यानी कि हम जो वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं उसको हम रिमेम्बर कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, ठीक। रिमेम्बर रखने के लिए मेमोराइज कर रहे हैं ना, नहीं तो मल्टीपल इसके क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं मेमोराइज कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड पिक किया गया है वो मेमोराइज का पिक किया गया है ना, मेमोराइज, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में मेमो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस एक टॉप टू डाउन अप्रोच जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम मेमोइज मेमो कहते हैं, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं मेमोइजेशन कह सकते हैं, ठीक। तो ये क्या पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है? ठीक, मेमोइजेशन अप्रोच बोलते हैं जिसको हम टॉप टू डाउन, टॉप डाउन अप्रोच बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं, है ना। टॉप डाउन जो बोल रहे हैं उसको मेमोइजेशन अप्रोच बोलते हैं। तो एक तो अप्रोच ये होगा, जब भी आप रिकर्सन, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो रिकर्सन के थ्रू सॉल्व हो रही है, नंबर एक, उसमें अगर रिपीटेटिव कंप्यूटेशन हो रहा है किसी वैल्यू के लिए बार बार, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये पता चल जाएगा, वो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने अगर ये पता कर लिया कि रिकर्सन के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। तो रिकर्सन के थ्रू आपने सॉल्व करके आपने लिख दिया कोड, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आप थोड़ा एक दो कंप्यूटेशन कर लो, वैल्यू पास करके मैनुअली पेन पे रख, कॉपी पेन में, या जो भी नोट पे आप कॉपी पेन नहीं सिस्टम में कर रहे होंगे, ठीक है। इंटरव्यू में अगर मान लो कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगेगा आपको, ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार, एक दो बार जो रिकर्सन कॉल करके देख लो मैनुअली, दिमाग में ही कर लो, कहीं नहीं लिखना है कि 5 वैल्यू जाएगा, फिर 2 जाएगा, इसके थ्रू ऐसे करके जाएगा। और सबसे अच्छा मैं अप्रोच मैं बताऊँ, जब कभी भी ऐसी कॉलिंग जाती है, 2 रिकर्सन कॉल होती है, एक के अंदर 2 होती है, इस टाइप की होती है, तो वहां पे तो पॉसिबिलिटी 100% रहती है, ये चीज याद रखना। वहां पे ये इस टाइप की अगर कॉल होती है, या फिर आपको इस टाइप का कॉल आता है कहीं पे, और भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बोला आपको बताऊंगा ही, तो इस टाइप का अगर 2 बार कॉल आ रही है, एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो रिकर्सन कॉल है, एक से ज्यादा बार यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है एक से ज्यादा, वो भी सेम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे चेंज होके पैरामीटर, यहाँ पे देखो पैरामीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज होके पैरामीटर चेंज होकर के वैल्यू 2 बार कॉल फंक्शन कॉल हो रहा है रिकर्सिव फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये 100% श्योर होता है। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगाना, तो इसका मतलब आपने क्या किया, रिकर्सन के थ्रू समझ लिया कोड सॉल्व हो सकता है, और आपको पता चल गया कि जो रिकर्सन कॉल हम कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम 2 बार रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, 2 फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा 100% श्योर हो चुके, 100% नहीं, 99% तो श्योर हो गए आप। फिर एक बार और एक बार देख लो, हल्का सा थोड़ा दिमाग लगा के देख लो कि हमारा जो रिपीटेटिव हो रहे हैं कंप्रेशन नहीं हो रहे हैं, हल्का सा। और अगर आप नहीं भी हो रहे हैं तो भी यूज कर लिया आपने डीपी, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा ए, हालांकि जब रिपीटेटिव कंपटीशन नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे नहीं यूज करने की जरूरत है, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो इससे पहले मैंने सॉल्व कराई है, जैसे कि हमने बोला था हैमिल्टोनियन साइकिल, वो भी रिकर्सन की तरह सॉल्व हो रहा था। बट ये कुछ ऐसी एनपी कंप्लीट टाइप प्रॉब्लम होती है जिनमें कि कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होता है, और उसमें हमें जाना ही पड़ता है, जब मतलब हर एक स्टेप पे जाना ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका शॉर्टकट कोई मिल जाएगा आपको। तो उस टाइप की प्रॉब्लम है, तो वो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, रिकर्सन वो भी है क्योंकि, बट उसमें रीपी यूज नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। बट अगर हाँ, मोस्टली मैंने बोला कि 2-3 बार फंक्शन के अंदर रिकर्सिव फंक्शन, मल्टीपल रिकर्सिव फंक्शन कॉल आप कर रहे हो, तो आप लगभग में श्योर हो कि यहाँ पे
और क्योंकि पैरामीटर भी चेंज हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप डीपी यहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। ये चीज हो गई कि डीपी आप समझ गए कि हम कहाँ पे डीपी यूज कर सकते हैं, ठीक। रिकर्सन पहले तो प्रॉब्लम रिकर्सन के तरफ सॉल्व हो जा रही है। दोबारा इसके बाद में आपको देखा कि इसके अंदर मल्टीपल 2 बार रिकर्सन फंक्शन कॉल हो रहा है या 3 बार हो रहा है। हो सकता है मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर चेंज हो करके, ठीक। वो चीज पता कर ली तो अब आप श्योर हो गए कि हाँ रिकर्सन हम डीपी यूज कर सकते हैं। फिर आप ये देखना है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक। टॉप डाउन अप्रोच आप फॉलो करने हैं या बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में तो आप सिंपल है, काफी इजी रहता है क्योंकि इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। उससे भी क्या होगा, कोई भी आप एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, अगर एक्सपोनेंशियल टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइप की प्रॉब्लम है अगर, उसको आप लिनियर बना सकते हो। समझ रहे हो कितना अच्छा, देखो कितना कॉम्प्लेक्सिटी कम करी, बट उसमें थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करते, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ठीक। तो वही कंसेप्ट हर जगह लगता है। तो कोई अगर आपने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस आपको फायदा उठाया है, तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा आपको घाटा लेना उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और उसमें भी बढ़ेगी नहीं, एक्चुअली मैं अब और बताता हूँ बढ़ेगी क्यों नहीं। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ले रहे हो मेमोराइजेशन के लिए, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ले रहे हो स्पेस, वो एक्चुअल में मुझे नहीं ये आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, उसका रीजन है क्योंकि जब आप यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच कॉल कर रहे थे, रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल कर रहे थे, तो रिकर्सिव स्टैक जिसको हम ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं, स्पेस। ये स्पेस तो आपका स्टैक में, स्टैक को मेथड कॉलिंग, स्टैक कॉलिंग, ठीक। ये वाला स्पेस तो आप बचा पा रहे हो ना बहुत सारा, समझ रहे हो, क्योंकि एक बार जो कैलकुलेट कर रह चुके हो, उसका जो फंक्शन कॉलिंग थी वो स्टैक में ही जाती, तो उसमें भी तो स्पेस लगता है ना। तो वो आपने वहां से हटा करके आपने क्या कर लिया, मेमोराइजेशन कर लिया। तो लगभग में ये एक जो एक तरीके से क्या हो गया, निगलेक्ट कर सकते हो इसको हम, ठीक है। क्योंकि इसका हमारा इसके जो भी कॉम्प्लेक्सिटी उधर लग रही थी उतनी ही हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो आपने कितना फायदा उठाया, यानी कि एक्सपोनेंशियल से लिनियर प्रॉब्लम, लिनियर कॉम्प्लेक्सिटी में आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अब ये भी आप समझ गए कि हाँ अप्रोच को मेमोराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया मैंने, काफी इजी था और काफी इजी भी है और आपने सॉल्व कर दिया। तो अब दूसरा अप्रोच जो आपने सोचा कि दूसरा अप्रोच ये वाला जो है बॉटम अप्रोच, ये क्या चीज होती है। तो देखो अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, 5 के लिए पहले कैलकुलेट, मान लो n बराबर आता है, n बराबर हमने 5 बोला, ठीक है, n इक्वल टू 5 के लिए हम कंपेरिजन कर रहे थे, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए। तो टॉप से बॉटम की ओर जा रहे थे। बट अब हमने बोला है कि बॉटम टू अप, यानी कि पहले हम 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। इस तरीके से कैलकुलेट, यानी कि हम नीचे चल के, मान लो हमारा अभी पैरामीटर यहाँ पे कितने यहीं से समझाते थे, यहाँ पे हमारा n जो है एक ही है पैरामीटर, यानी कि n बराबर 1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। n बराबर 1 के लिए कैलकुलेट, यहाँ पे n हमारा आएगा कुछ भी आ गया, n5 आ सकता है, ठीक। n6 आ सकता है, n7 आ सकता है, कुछ भी n आ सकता है हमारा। तो यानी कि हमारा n एक ही पैरामीटर है। और हम यहाँ से n जो अभी टॉप टू बॉटम यहाँ पे जा रहे थे इस तरीके से, तो बॉटम टू अब जाना है, यानी कि n हमारा लास्ट में मिनिमम कितना हो सकता है, वो जो यहाँ पे आपने रिटर्न कंडीशन लगा रखी होगी रिकर्सिव ब्रेक करने के लिए, तो उसको रिटर्न कंडीशन जो लगा वही जो उसका है इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने n इक्वल टू 0 लगा रखा होगा, है ना। तो n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1 आपने रिटर्न कंडीशन लगा रखी है। तो इसका मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट हो गया बॉटम, सबसे बॉटम यानी लोवेस्ट पॉइंट जो हुआ वो 0 या हुआ या फिर 1 हुआ, ठीक। तो इसका मतलब है पहले हम 1 के लिए फाइंड आउट, 1 के लिए रिजल्ट हम पता कर लेंगे, फिर 2 के लिए रिजल्ट पता कर लेंगे, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ऐसा करके हम जितना आप पूछोगे उतना का हम लास्ट में जा करके पता करते रहेंगे, ठीक है। तो ये और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें रिकर्सल फंक्शन अभी भी कॉल करना पड़ेगा, ठीक। मेमोराइजेशन में क्या होता है कि आपको रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं रिकर्सन आपका खत्म नहीं होता यहाँ पे, ठीक। मेमोराइजेशन में क्या होता है, रिकर्सन खत्म नहीं होता है, जबकि बॉटम ऑफ अप्रोच में आप रिकर्सन को ही खत्म कर देते हैं। कंप्लीट 100% प्योरिटी के साथ आपने इटरेशन में जाना है, इटरेटिव अप्रोच में जाना है, ठीक। एक बार और आप पॉइंट याद कर सकते हो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप
मेमोराइजेशन करते हो तो आप रिकर्सन अप्रोच को कंप्लीटली खत्म नहीं करते हो, जबकि बॉटम अप अप्रोच, यानी कि हम बॉटम अप्रोच को हम बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं वो बताएंगे। बॉटम अप्रोच के थ्रू आप उसको कंप्लीटली एकदम खत्म ही कर देते हैं। ठीक, क्या कौन सी अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच में आप क्या करते हो, कंप्लीटली रिकर्सन को खत्म करके प्योरिटी के साथ में इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हो। तो इसका मतलब जब आप जीरो एन बराबर जीरो के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर वन के लिए, फिर टू के लिए, तो वो जो जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, ऐसा करके कन्वर्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप जीरो के लिए पहले कैलकुलेट करोगे, फिर वन के लिए, फिर टू के लिए, यानी कि हमें लूप लगाना पड़ेगा सिंपली। कैसे? अब यहाँ पे एक चीज देखो, एन बराबर हम टू के लिए मान के लोग फाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे फार्मूला होगा ना, फार्मूला बेसिस पे ही तो आप एन कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, जो एन बराबर टू है, तो अगर आता है तो एन बराबर वन और एन बराबर टू माइनस वन, यानी कि वन, और एन बराबर जीरो को जोड़ जोड़ करके ऐड करके आप रिजल्ट चाह रहे हो। तो एन बराबर टू अगर मान लो, तो एन हम बेस बेस ले लेंगे कि एन बराबर जीरो के लिए हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो वन ले लिया, ठीक। एन बराबर हमने वन के लिए कुछ वैल्यू ले लिया वन, हमने ये बेस ले लिया, बेस केस ले लिया, ठीक। तो यानी कि हमने ये लूप से पहले हमने बेस केस लिया कि अगर एन वन आता है या जीरो आता है, कुछ भी आता है उसके लिए वन है। तो हमने कोई एरे बना लिया यहाँ पे ऐसा करके कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो जीरो आता है तो वन आता है, वन आता है तो भी वन रहेगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बेस केस बता दिया। अब लूप में हम जाएंगे, यहाँ पे ये रिकर्सन कॉल हट जाएगा, फिर हम सिंपली क्या लगाएंगे, लूप लगा लेंगे, फॉर लूप हमारा लगेगा, और आई आई इक्वल टू जो भी एन हमारा आता है, यानी कि दो के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहाँ पे एन आता है, एन हमारा आता है, और एन मान लो फाइव आ जाता है, ठीक। एन हमारा कितना आ जाता है, फाइव आ जाता है। तो एन मान लो अगर हमारा एन क्या हो जाता है, फाइव आ जाता है, तो हम आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टू है, आई इज इक्वल टू टू से कैलकुलेट करेंगे। कहाँ तक करेंगे, लेस इक्वल टू फाइव तक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला हम लगाएंगे जो भी हमारा फंक्शन है, कि यहाँ पे कि हमारा मान लो अ, ये हमारा एरे, इसको बोल देते हैं, एरे भी बोल दे रहे हैं, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन और प्लस एरे ऑफ आई प्लस माइनस टू, ऐसे करके हम बता देंगे फार्मूला। तो यहाँ पे हम टू के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर थ्री के लिए, फिर फोर के लिए, और लेस इक्वल टू फाइव है तो फाइव के लिए बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन से, ठीक, बेस से, बॉटम से, यानी कि बॉटम जीरो वन टू, जीरो से पहले दो हमने बेस लगा रखे, फिर हम टू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर थ्री के लिए, फिर फोर के लिए, फिर फाइव के लिए कैलकुलेट कर, रिटर्न में हम आई रिटर्न करवा देंगे, क्या करवा देंगे, रिटर्न जो हमारा होगा वो एरे का जो भी एन आ रहा होगा पास में, वो एन एन जो आ रहा होगा उसको यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे। तो कितना सिंपल है, यानी कि हम एक एक करके बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एरे का यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया, एरे का यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस फंक्शन में मैंने क्या ले रखा है, दो ले रखे हैं, रो और कॉलम। रो और कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो रही। तो हमने बोला आपको यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स हम ले सकते हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स को हम स्टोर करने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं, किसमें, मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट में। बट अब हमारे तो अभी यहाँ पे हम लोग रो कॉलम में क्या आएगा, मान लो मैट्रिक्स जो हमारी थी वो हमारी एन क्रॉस एन की थी, और वेयर एन बराबर हमारा कितना था, फोर था मान लो। तो यानी कि फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स हमारी, फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स थी, तो रो भी फोर है, कॉलम भी फोर, तो इस तरीके से हमारे पास में चार चार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले फोर के लिए, रो फोर के लिए, यानी फोर माइनस वन थ्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर हम थ्री ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। थ्री फोर कैलकुलेट करेंगे, थ्री टू फोर कैलकुलेट करेंगे, वन फोर कैलकुलेट करेंगे, जीरो फोर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जब ये खत्म हो जाएगा फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें आ जाएंगे, तो जीरो थ्री कैलकुलेट करेंगे इसके बाद में, फिर जीरो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, तो जीरो थ्री आ जाएगा, तो फिर बाद में यहाँ यहीं पे हमारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस जगह पे आ जाएंगे, ये जीरो थ्री आ जाएंगे, फिर इस पे बैक करके
यहाँ पे हमारा मान लो हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया था, ठीक। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए होंगे और जीरो, और या कॉलम 3 होगा, 0 3 कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे जाएंगे, जीरो हमारा ऑलरेडी रो है तो रो -1 कर नहीं सकते, इसका मतलब एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे यानी कि वो यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे तो हो सकता है यहाँ पे 0 2 के लिए हम कैलकुलेट करवाएं, ठीक। जीरो, इसी प्रकार से हमारा जीरो हो सकता है, 0 1 0 0, फिर इसके बाद में हो सकता है यहाँ पे 1 3 ऐसे करके कैलकुलेट करवाएं, ठीक। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच है, बट जब हम बॉटम अप अप्रोच में जाएंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर 0 1 कैलकुलेट करेंगे, 0 2 कैलकुलेट करेंगे, 0 3 कैलकुलेट करेंगे, ठीक। 3 ही तक जाएंगे क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जीरो वाला सीरीज कंप्लीट हो गया, फिर 1 0 कैलकुलेट करेंगे, 1 1 कैलकुलेट करेंगे, है ना, और 1 2 कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रकार से 1 3 कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे देखो 0 0 वाला केस आप नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैंने जैसा कि एरे में बताया था कि जो बेस कंडीशन, जब हम बॉटम टू अब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट इनिशियल जो है बेस कंडीशन आपको, जो रिकर्सन में भी आप बेस कंडीशन तो लगाते हो ना, यहाँ पे जो रिकर्सन हमारा कॉल चल रहा था, मान लो ये वाला था, तो यहाँ पे रिकर्सन, यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगा होना है रिकर्सन, तो यानी कि बेस कंडीशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, ब्रेक करने के लिए रिकर्सन को, तो वही कंडीशन कब ब्रेक कर रहे हो, यानी कि n बराबर 0 पे कुछ वैल्यू 1 या 2 ऐसे करके कांस्टेंट रिटर्न करवा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे रो अगर 0 है, रो कॉलम 0 है, 0 0 पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करवा रहे होगे, ट्रू फॉल्स ऐसे करके, या जो भी है रिटर्न यहाँ पे करवा ही रहे होगे। तो वो हम यहाँ पे 0 0 पे हम यहाँ पे पहले से उठा करके कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो भी होगा वो यहाँ पे रख लेंगे, ठीक। फिर हम कैलकुलेट करेंगे जीरो। अब कभी कभार ऐसा होगा किसी किसी केस में हमारी जो मैट्रिक्स बन रही है इस टाइप की बन रही है, ठीक। इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स बन रही है, मान के चलते, ठीक। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 0 1 2 मैट्रिक्स बना हुआ है। तो मैंने बताया ये वाला बेस कंडीशन हमने यहाँ पे कुछ डाल लेंगे, इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। कभी कभार ऐसा आएगा जो बेस कंडीशन है, वो हो सकता है पहली वाली पूरी रो बेस कंडीशन हो सकती है, पहली पूरा कॉलम बेस कंडीशन हो सकता है, या केवल आपका केवल यही वैल्यू बेस कंडीशन हो सकती है, या हो सकता है ये केवल रो, ये पूरा रो केवल एक ही रो बेस कंडीशन हो, ये कॉलम ना हो, या केवल कॉलम बेस कंडीशन हो, ये वाले ना हो, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है ना। जैसे कि हमारा एरे में जीरो इंडेक्स हमारा एक इनिशियल पॉइंट होता है 1 है ना, इसी प्रकार से यहाँ मैट्रिक्स में हमारे जीरो रो और जीरो कॉलम या 0 0 ओनली, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि एरे है तो वहाँ पे तो एक फर्स्ट इंडेक्स एक ही रहेगी, पर मैट्रिक्स में हम 2D में चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जीरो की अगर बात करें कि जीरो रो भी हो सकता है बेस कंडीशन में, जीरो कॉलम भी हो सकता है बेस कंडीशन में, या केवल एक, जैसा एरे में एक होता है तो 1.00 बेस कंडीशन में हो सकता है, ठीक। उसके बेसिस पे हम अदर वैल्यूज ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, तीनों वैल्यू पे हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू की बेसिस पे हम इस वैल्यू को चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जब ये फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम इसको फाइंड आउट करने जाएंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, तीनों वैल्यू की बेसिस पे ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी एक एक करके जाएंगे, फिर इसी प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे इसके बेसिस पे। इसी प्रकार ये देखो ऑलरेडी फील्ड है, जो भी यहाँ पे ये फील्ड है, इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे इसके बेसिस पे, इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसा करके। अब देखो यहाँ तक लास्ट तक हमारा आ गया, यानी कि हमारा जो भी हमें चाहिए था 3 4, यानी कि 4 4 हमें चाहिए था, तो 4 4 में लास्ट इंडेक्स क्या आएगी, 3 3 आएगा, तो देखो 3 3 पे वैल्यू हमारी फिल हो गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे चल के यहाँ पे दूसरा अप्रोच जो है बॉटम अप अप्रोच है, उसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे देखो जब बॉटम अप अप्रोच हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बनाया था, ये इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, बट एक्चुअली इसको हम टेबल भी बोल सकते हैं, कि टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, कांस्टेंट टेबल एक बना कर रख लिया, ठीक है, उसके थ्रू उसमें फिलिंग कर रहे हैं सारा, ठीक है।
तो इसको इसी वजह से हम लोग टेबुलेशन फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच है, तो हम इसको बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म। तो टेबुलेशन फॉर्म या अप्रोच भी बोल सकते हो, टेबुलेशन अप्रोच बोल सकते हो, मेमोराइजेशन अप्रोच बोल सकते हो, या फॉर्म भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो बताने समझाने के लिए सिर्फ इतने ही दो ही वर्ड ये इनफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब हम समझ चुके हैं कि हमारा रिकर्सन अगर आता है, रिकर्सन में हमने देखा कि रिकर्सिव फंक्शन कितने बार कॉल हो रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। हम समझ गए कि हाँ हमारा यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हमने सोचा कि मेमोराइजेशन लग सकता है क्योंकि इजी होता है, मेमोराइजेशन लगा सकते हो। दूसरा, अगर मेमोराइजेशन पे लगा के अब सेटिस्फाई हो जाता है इंटरव्यू, तो काफ़ी अच्छा है। हो सकता है उसके पास ज़्यादा टाइम हो, ठीक है, फ्री बैठा हो, सोच रहा हो क्या करेंगे जाके यहाँ से, ठीक है, इससे अच्छा इंटरव्यू ही ले, तो वो हो सकता है वो पूछे कि आप दूसरा अप्रोच को चालू कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मतलब जो प्रॉब्लम टेबुलेशन फॉर्म के थ्रू सॉल्व हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं वो मैट्रिक्स यानी कि जो अगर कोई प्रॉब्लम मेमोराइजेशन के थ्रू सॉल्व हो सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो टेबुलेशन के थ्रू भी सॉल्व होगी, बट मोस्टली हो भी सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप सॉल्व कर दो, टेबुलेशन फॉर्म के थ्रू भी बता दो और इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारे दोनों सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमारा मेमोराइजेशन भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और टेबुलेशन अप्रोच भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आगे चल के आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग इन अप्रोचेस को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे हम बताते हैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, जस्ट अभी हम सॉल्व भी कर चुके हैं। अभी हमने बोला था एफ एन हमारा जो फंक्शन आता है, हम इस समय बात कर रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम का नाम बता देते हैं, फिबोनाची सीरीज। अब मुझे स्पेलिंग से क्लियर याद नहीं है, सीरीज। ठीक, अब अभी जो भी है समझ गए होगे आप। ठीक है, फिबोनाची सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कोड कैसे हम लोग लिखते हैं, एफ एन आता है हमारा इफ एन लेस या इक्वल टू वन आता है, तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे वन। अदरवाइज आप यहाँ पे रिटर्न मारोगे, आप अदरवाइज आप क्या करोगे, रिटर्न मार दोगे। यहाँ पे क्या मारेंगे हम, रिटर्न फंक्शन एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोड इसको लिखते हैं। अगर इसको आप मेमोराइजेशन के थ्रू मान के चलो सॉल्व करना चाहते थे, तो आप क्या करोगे, जो फंक्शन आप यहाँ पे आ रहा है, तो और यहाँ पे चेक कर लोगे, इफ मान लो हमने एक एरे ले रखा है, ठीक, एफ एन हमारा आया, सॉरी, आप चाहें तो इसी में पैरामीटर बना लो एक सिंगल, ठीक, इंट मेमो, मेमो टाइप का आप बना लो यहीं पे। ठीक, पैरामीटर ले लो या ग्लोबल वेरिएबल लो, इसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो आप। ठीक, तो मेमो हमने एक ले लिया, चेक कर लिया, इफ मेमो एंड नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर दोगे मेमो एंड को। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं, आप चाहें तो ये कंडीशन इल्स में आप इल्स लगा करके ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो आप वही काम करोगे, इफ एन लेस इक्वल टू वन है, तो आप रिटर्न करोगे वन, अदरवाइज रिटर्न करोगे एफ एन माइनस वन और मेमो। अब यहाँ पर रिटर्न नहीं करोगे, अब एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे आपको एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेमो है, मेमो जो भी एन आ रहा हमारा इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन
मेमो मेमो हो गया प्लस एफ एन माइनस टू कॉमा मेमो। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये आपका जब कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे नीचे रिटर्न मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको रिटर्न मारना ही पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न इफ और इल्स, या फिर आप ये इल्स नहीं लगाए होते तो ये बाहर हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ से मैंने रिटर्न मार दिया तो इल्स लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, नहीं हटाना तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो रिटर्न आप यहाँ से मेमो एंड करवा सकते हो। ठीक, जो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या हुआ, कोड हमारा पूरा यहाँ पर आ रिकर्सिव अप्रोच पूरा रहा। बट ये इजी फायदा यहाँ पे ये हो गया कि जब n माइनस वन यहाँ पे जाएगा, जब एक बार जब ये अभी कैलकुलेट स्टार्ट में तो नहीं हुआ कैलकुलेट, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो ये स्टोर बार बार स्टोर करता रहेगा यहाँ पे। मान लो ये वाला लेफ्ट वाला जो हम कॉल किए, लेफ्ट वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मान लो कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे 5 से 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। जैसे ही 1 पे जाएगा तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होकर आएगा और यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। एक काम और करना पड़ेगा इसमें, मान के चलते हैं हमारा 4 3 2 1 जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 कॉल की, यहाँ पे मान लो 5 से हमारा n बराबर 5 था। ठीक, n बराबर 5 था, हमने क्या किया, n बराबर 5 आया यहाँ पे ये, और यहाँ पे मेमो एन में हमारा जीरो रहेगा तो यहाँ पे जाएगा ये पे आएंगे, और फिर हम रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे, और इसका मतलब यही कॉल होता रहेगा जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये जाएगा, 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, और जब 1 जाएगा तो ये रिटर्न होके 1 आ जाएगा। ठीक, ये मान के चलते हैं 1 आ गया रिटर्न होके। किसके लिए 1 रिटर्न होके आया है, ये 1 के लिए रिटर्न होके 1 आया। ठीक, ये 1 यहाँ पे कब हमने पास किया था, जब n बराबर यहाँ पे 2 होगा। ठीक, n बराबर क्या होगा, n बराबर 2 होगा, तब हमने 1 यहाँ पे पास किया होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे फिर ये जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है आपके पास में, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम 2 - 2 करेंगे, यानी कि 0 पास होगा यहाँ पे। तो 0 जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी 1 रिटर्न होके आ जाएगा, क्योंकि लेस इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे n लेस इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। यानी कि 1 1, अब दोनों देखो हमारी कैलकुलेट हो गए, 1 और 1 यानी कि 2। अब यार 2 यहाँ पे स्टोर हो गया मेमो के 2 पे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 5 के लिए हम ब्रेक कर देते हैं कॉलिंग को। ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। मान लो हमारे पास में 5 कॉल आया था। ठीक, अगर हम मन में भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ मन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर तो आप कर सकते हो। तो 5 अगर हमारा था तो यहाँ पे हमारा कॉल किया जाएगा, यानी कि एक 4 के लिए कॉल जाएगा, और एक 4 5 - 2 यानी कि 3 पे जाएगा। ठीक, फिर एफ 4 - 1 3 पे जाएगा, और एफ 3 में गया 2, 3 - 1 2, F1। ठीक, इस तरीके से चलेगा। ठीक, इस तरीके से हमारा ये ब्रेक होगा। और ये 3 है, तो 3 को फिर हम करेंगे। इस तरीके से हमारा ये ब्रेक हो रहा है। ठीक, इस तरीके से देखो कितना रिपीटेटिव कॉल हो, 2 1 1 0 1 0 2 3, ये भी 3 है ना, इसको थोड़ा इधर भी देख सकते हैं। इस तरीके से अब देख लो कितना रिपीटेटिव कॉल आ रहा है आपकी, यहाँ पे जा रहे हैं।
तो जब ये हमारा कौन सा कैलकुलेट हो गया, ये वाला कैलकुलेट हो गया 1 और 0 वाला, ये वाला कैलकुलेट हो गया, और मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी इस पे, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। और ये 2 हमने यानी कि 2 जब हमने वैल्यू 2 के लिए हमने एरे जो हमारा था 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इस तरीके से 6 तक हो गया, तो 2 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 पे जब हम कॉल कॉल करेंगे तो हमारा 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। हो गया कन्फर्म कि नहीं? फिर 1 के लिए जाएंगे, 1 के लिए भी 1 रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक। 1 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 1 के लिए रिकर्सिव कॉल यानी 1 का रिटर्न हो जाए, लेस इक्वल टू लगाया हुआ है, तो 1 के लिए F1 के लिए भी 1 आ जाता है, ठीक। और F0 का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 0 हमारा इसी के साथ जा रहा है, 0 अलग से हमारा जा नहीं रहा है ना। तो क्योंकि इसके लिए हमने कोई कॉलिंग नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि ये जो 2 और 1 3 आ जाता है, 3 के लिए मैंने 3 कैलकुलेट कर रखा है, ठीक। 3 के लिए 3 कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे ये चूंकि आपको पता है 1 0 के लिए, यहाँ पे 2 2 के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 3 के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब जब ये राइट साइड कॉल करने जाएगा, 4 है, 4 का रिकर्सिव कॉल हुआ, लेफ्ट में 3 के लिए हो गया यहाँ पे, जैसा कि मैंने कोड लिखा है, ठीक। तो ये वाला कॉल हो चुका, ये वाला मान के चलते हैं 4 के लिए हमें कॉल आ रहा था, यहाँ 4 था, 4 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट होने आया था, तो लेफ्ट वाला 3 हुआ और 3 का आपने कैलकुलेट करके रख लिया। तो राइट वाला जब कैलकुलेट करने जाओगे 2 का, तो यानी कि F2, तो 2 का जब जाओगे तो यहाँ पे जाओगे ना इस जगह पे, तो F इसमें चेक करोगे मेमो 2 पे नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है, तो यहाँ पे चेक कर लोगे मेमो 2 2 पे नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वाले वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब ये कैलकुलेट करने नहीं जाओगे, रिकर्सिव कॉल 2 मिल गया, ठीक है। तो 3 2 हमारा क्या हो गया 5 हो गया, रिटर्न होके वापस जाएगा 4 के लिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि जब आप 4 पे जा रहे होंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 5 कैलकुलेट हो चुकी होगी, ठीक है। अब ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि n बराबर 5 के लिए लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया। राइट में जब आप जा रहे होगे कैलकुलेट करने, यानी कि n बराबर 5 के लिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका, और जब आप ये वाला कंप्लीट करने जाओगे ये वाला, तो इसके लिए पास क्या करोगे 4 पास करोगे, यानी कि 4 इसके लिए, तो यानी कि 3 इसके लिए पास करोगे। तो 3 वाले के लिए जब कैलकुलेट करने जाओगे, तो जब यहाँ पे रिकर्सन कॉल आएगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे चेक करोगे, तो 3 के लिए आप चेक किया, यहाँ पे 3 के लिए ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दोगे, तो 538 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा। जब ये 538 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 हमारा रिटर्न हो जाएगा, 8 हमारा रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद में हमारी क्या आएगी, कोई कॉलिंग ही नहीं रहेगी। अभी देखो क्या था, हम बार बार कॉल करते जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद में हमारा कोई कॉल बची ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से लास्ट में रिटर्न हो जाएगा, कौन सा वैल्यू एन वैल्यू, यानी कि एन बराबर 5, 5 के लिए 8, तो ये एफ, ये एन है जो ना मेमो एन, ये मेमो एरी थी हमारी, थी मेमो एरी थी, ये वाला तो 6 इंडेक्स होगी नहीं यहाँ पे, तो एन वाली वैल्यू 8 रिटर्न होके चला जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये वर्क करता है। अब यहीं इसी को ही अगर आप लूप के थ्रू उसका क्या कहते हैं टेबुलेशन फॉर्मेट में यू अगर सॉल्व करते, तो कैसे होता, सिंपल सा आपका जो फंक्शन आ रहा था एफ एन, ठीक, एफ एन आ गया यहाँ पे, आपने क्या किया कि जो हमारा एक मेमो था, मेमो 0 पे आपने दे दिया 1, ठीक है, फिर आपने मेमो 1 पे दे दिया आपने 1, ठीक, लेकिन इसके पहले आपको मेमो क्रिएट भी करना पड़ेगा, ठीक, एफ एन, और हमारा इंट, सॉरी ये 1 आ गया पता नहीं कहाँ से, इंट मेमो क्रिएट कर लिया, ये एरे है, इज इक्वल टू न्यू मेमो, सॉरी न्यू इंट, इंट यहाँ पे हम n+1 कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया, फिर मेमो के 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पर वैल्यू डाल दिया, फिर हमने सिंपली लूप लगाया और इंट आई इक्वल टू 2, आई लेस इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने डाल दिया जो हम कोड अभी बता भी चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो मेमो है, मेमो आई इक्वल टू मेमो I-1 प्लस मेमो I-2, ऐसे करके ये लूप चलाते रहना है, लास्ट में आपको रिटर्न मार देना है यहाँ पे मेमो एन। तो इस तरीके से
आप मेमोराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व, यानी कि मेमो में नाम दिया है टेबुलेशन फॉर्मेट है, टेबुलेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने मेमोराइजेशन किया यहाँ पे आप ये नहीं लग रहा कि मेमोराइजेशन, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है ही नहीं ना, तो यहाँ पे तो सिंपली हम इटरेटिव पूरा पूरा फुल 100% इटरेटिव है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे अप्रोच को, टेबुलेशन अप्रोच। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दिया। आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।